हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से संबंधित। इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाले, 3-4 वीडियोज हो चुके हैं जिसमें हमने इस टॉपिक पर जितनी भी बातें, जितनी भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सभी बातों को समझाया जा चुका है। आप इसके पहले के सारे वीडियोस देखिएगा। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से संबंधित सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो हमने इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि सबसे बाद में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसलिए शुरू के जितने भी वीडियोस हैं उनमें हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसको पूरा पहले ही समझा दिया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके भी पहले के जो टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स से संबंधित, जैसे एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रो रैंक, कॉलम रैंक, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स पर बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते हुए बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, जरूर देखिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस, उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियोस, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए भी, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से हम इन सभी प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। इनमें हमको जो भी आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इनका आइगन वैल्यूज पता करना है और साथ ही साथ उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी हमको क्या करना है, पता करना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू दिया है 5 4 1 2, ये मैट्रिक्स दिया है 2x2 का। ठीक है दोस्तों, आइगन वेक्टर्स पता करने के पहले हमें आइगन वैल्यूज पता करना होगा, फिर आइगन वैल्यूज जो आते हैं फिर उनके लिए उन्हीं के करस्पॉन्डिंग फिर हम आइगन वेक्टर पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या रहेगा, आइगन वैल्यूज पता करने का रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आइगन वैल्यूज कैसे पता करेंगे। तो आइगन वैल्यूज पता करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे लिखना होगा, अर्थात अभिलाक्षणिक समीकरण आपको यहाँ पे लिखना होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस दिए हुए मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निम्नलिखित होगा करके आप ऐसे उसको लिखेंगे। तो दोस्तों वास्तव में आप देखेंगे आई क्या यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए में से अगर आप लेमडा आई को माइनस करेंगे तो क्योंकि आई कौन है, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए आप समझ जाइए कि केवल विकर्णों पे हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस लेमडा करना है और फिर जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका अपने को डिटर्मिनेंट लेना है। तो 5 माइनस लेमडा, 4 और इधर 1 और इधर 2 माइनस लेमडा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर चलिए ये अपन ने इसका करेक्ट, अब यहाँ से देखो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा, उसी को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि जो यहीं से अपने को मिल रहा है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखे, आखिर आप सॉल्व इसी को करोगे। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको भी क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो वहां से अपने को लेमडा की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा और 4 एकम 4। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, चलिए 5 दूनी 10, फिर आपको माइनस लेमडा हो जाएगा प्लस लेमडा का स्क्वायर, माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा हो जाएगा माइनस 7 लेमडा, और फिर आपके पास -4 बराबर 0।
तो ये आपके पास मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त हुआ। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपको ये तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 हुआ, अपन ने उसका डिटर्मिनेंट लिखा। फिर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तामझाम करके सॉल्व कर लेना, आप डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि ये वाला एकदम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। बताऊं कैसे? देखो फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस टी आर ए ऐसी ना, ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देखो लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या लिखे? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस मतलब होता है उस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। तो मुख्य विकर्ण ये है, उसके अवयव कौन है? 5 और 2, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया? 7। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए और गुणित साथ में लैम्डा भी, भाई यहाँ पे लैम्डा याद रखिएगा, ट्रेस ऑफ ए गुणित लैम्डा। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आया? 7, उसके साथ लैम्डा लिखना है गुणे में, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसको आप तुरंत पता कर सकते हो, 5 दूनी 10 और माइनस 4 एकम 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गया? 6 बराबर 0। तो देखो आखिर आपको वही चीज आया, देख लो आप, है कि नहीं? सेम है कि नहीं? तो ये आप एकदम शॉर्टकट तरीके से ये पता कर सकते हो दोस्तों। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 लैम्डा को 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर ये 6 आ जाए, तो कितना होगा? माइनस 7 को तोड़ेंगे माइनस 6 लैम्डा और माइनस लैम्डा, तो कुल मिला के ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको जो दो आंसर मिलेंगे, दो मान मिलेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड 6। आगे आप इसको कॉमन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, यही दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो ए के आइगन मान आपको मिल गए दोस्तों, ये आपको आइगन वैल्यूज मिल गया। अब आपको हर एक आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना है। पहले लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए अब अपन मान लेते हैं, अब माना लैम्डा बराबर 1 के संगत या करस्पॉन्डिंग ए का आइगन वेक्टर अपन x1 ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए x1 ले लेते हैं, फिर इसके लिए जब लेंगे तो उसको x2 बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है ना भाई, 2x2 का है, इसलिए अपन यहाँ पे जो कॉलम वेक्टर लेंगे, जो आइगन वेक्टर के रूप में यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे उसमें भी 2 रोज होनी चाहिए। तो 2 रोज होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x1 x2 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना, इसमें जो आपको ये लेना है वो इसके ऑर्डर को देखते हुए लेना है। 2x2 का है ना, इससे इसमें हमने यहाँ पे 2 रोज वाला यहाँ पे कॉलम वेक्टर लिया हुआ है। ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 के संगत ए का आइगन वेक्टर हो गया, ये अपन मान रहे हैं। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, आपने ये आइगन वेक्टर माना है, तो वो जो इक्वेशन है कौन सा आपको याद होना चाहिए, a माइनस लैम्डा आई x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद है, ये अपन पढ़े थे दोस्तों सबसे पहले वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, ये कहीं से नहीं यहाँ से है, देखो ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स होता है, आप पलटाओगे इसको। ठीक है, एक्स की जगह x1 यहाँ पे पलटाओगे, x1 कॉमन निकलेगा, लैम्डा के साथ आई आएगा कॉमन, जब x1 कॉमन निकल जाएगा तो लैम्डा अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घट सकता है, इसलिए उसको मैट्रिक्स का रूप देने के लिए अपन ने उसको ऐसे लिखा है। ठीक है, वैसे भी जब x1 कॉमन निकलेगा तो जो x1 है उसको आई x1 के रूप में सोचते हुए अपन ने x1 को कॉमन निकाला, इसलिए वहां पे आपको इस तरीके से लिखना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे लैम्डा का मान रखेंगे, तो लैम्डा का मान पहले 1 अपन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस लैम्डा की जगह 1 रखो, लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो a माइनस आई, या आप यूं सोचिए कि जो आपने a माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट तैयार किया है, वहां पे आप लैम्डा की जगह 1 सोच के देख लो। तो 1 सोच के देखेंगे अपन, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो ये 4, फिर ये 4, फिर ये 1 और ये 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 1 सोच रहे हैं तो 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 1। और ये x1 जो है वो x1 x2 वाला ये आइगन वेक्टर है, इस तरीके से। और ये 0 0 मैट्रिक्स वाला 0 है, तो उसको अपन इस रूप में लिखेंगे।
दोस्तों अब आपका काम क्या रहेगा, इसको एशेलॉन फॉर्म में अपन बदलेंगे। तो एशेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए आप सब आसानी से यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाले रो को 0 बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, देखो R2 इज चेंज बाय R2 कैसे करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, उसका घटा देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो ये 1 है, ये 4 है, तो इसको 0 बनाने के लिए इसमें इसको पहले आप 4 से भाग देंगे ताकि 4 भागे 4 1 हो जाए, उसके बाद 1 में से 1 घट के 0 हो जाए। तो 1/4 R1 कुछ इस तरह से अपन करेंगे दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछिएगा दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर ये हो जाएगा आपके पास 4 4 0 0, क्योंकि सेम सेम है, x1 x2 और आपके पास 0 0, इस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। अब ये एशेलॉन फॉर्म ने आपने चेंज कर दिया ना, अब आप इस एशेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखो, जितने भी आएंगे वही उस मैट्रिक्स ए का, दिया हुआ मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अपने को केवल सिंगल यानी कि एक ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो दिख रहा है, क्योंकि सेकंड रो तो जीरो रो है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या यहाँ पे मात्र एक है, इसलिए ए का रैंक जो होगा, ठीक है, यहाँ पे ए का रैंक कितना हो गया दोस्तों, जिसको अपन आर बोल सकते हैं, यहाँ पे ए का रैंक आर हो गया, और वो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितने रैंक 1 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो अपने को 1 मिल रहा है। जबकि अननोन क्वांटिटी x1 और x2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ये वेक्टर है ना x1 x2 करके आप माने हो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अननोन क्वांटिटी के रूप में हो जाएगा। तो वो कितना है यहाँ पे 2 है ना। या आप चाहो तो अगर आप इसको इक्वेशन के रूप में लिखोगे, इसको इससे गुणा करके इक्वेशन के रूप में लिखोगे, तो इसका समीकरण का जो तुल्य रूप इसके रूप में होगा वो क्या होगा, 4x1 + 4x2 = 0। तो आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 2 लोग हैं, जबकि रैंक कितने 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, दोनों अलग अलग आ रहा है ना भाई। यहाँ पे r इज लेस देन n है, r इज लेस देन n है, इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वो वाला केस नहीं है जिसमें ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन वाला केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास r इज लेस देन n नजर आ रहा है। इसका दोस्तों ये पूरी चीजें आपको कहाँ पे अच्छे से समझने को मिलेगी, जब अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस समझे थे ना, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कब किस टाइप के सॉल्यूशन अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पे छोटा है, और दोनों का अंतर देखो क्या है, दोनों का अंतर क्या है, n माइनस आर कितना हो रहा है, n माइनस आर मतलब 2 - 1 दैट इज 1, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 2 है, रैंक 1 है, दोनों का अंतर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की संख्या 1 होगी, ठीक है। और वो सॉल्यूशन हमको कैसे मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको इक्वेशन मिला है, सिंगल इक्वेशन आपको मिला है, इसमें जो सबसे शुरुआत में जो आपको नजर आ रहा है उसको अपन बोलते हैं लीडिंग अननोन। तो वो जो आपको लीडिंग अननोन के रूप में दिख रहा है यहाँ पे x1, तो x1 हमारा पिवोट वेरिएबल होगा, और x2 जो होगा वो होगा फ्री वेरिएबल। पिवोट वेरिएबल, फ्री वेरिएबल क्या, ये बहुत डिटेल में अपन सब पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप अगर उसको समझ लेते हैं, उन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं, तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कभी कोई डाउट हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी रूप का आपके पास इक्वेशंस क्यों ना आ जाए, सभी संभव बातों को वहां पे अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे x1 जो है, क्योंकि वो लीडिंग अननोन है, सबसे शुरुआत में है, इसलिए वो पिवोट वेरिएबल है। x2 क्या है, फ्री वेरिएबल है, इसलिए फ्री वेरिएबल को आप अपनी इच्छा से कोई मान आप दे देंगे। तो अपन x2 को जैसे आप अगर 1 लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लो यदि x2 बराबर अगर आप अपनी इच्छा से कोई मान 1 चुनते हैं, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे, पलटाएंगे, -4 होगा, 4 बटे में आएगा, x1 का मान 1 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आइगन वेक्टर तैयार हो गया, x1 जो है -1 है, x2 जो है 1 है। ये आपका लैम्डा इक्वल किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग ए का आइगन वेक्टर मिल गया। अतः लैम्डा इक्वल है ना भाई, अतः लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग ए का आइगन वेक्टर या आइगन सदिश, जिसको अपन x1 बोल रहे हैं, वो आपको मिल चुका है ये, ठीक है दोस्तों। किस तरीके से मिला है, हमने पूरी पूरी जानकारी, पूरी बातें यहाँ पर की हुई है,
यहाँ पर अगर आपको किसी भी बिंदु में कोई डाउट है तो वो डाउट सिर्फ इसलिए हो सकता है कि आपने पुराने वीडियो, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। आप अगर एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, पिवोट वेरिएबल, फ्री वेरिएबल, किस तरीके से अपन ये चेक करके पूरी बातें अपन पीछे कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो आपने देखा कि अपन ने ए का रैंक निकाला, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 2 है, तो दोनों का जितना अंतर है उतने ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन पता करने के लिए अब क्या करेंगे अपन, पिवोट वेरिएबल, फ्री वेरिएबल को देखते हैं। फ्री वेरिएबल की अपन वैल्यू अपने मन से चुनते हैं, पिवोट वेरिएबल की पता करते हैं। इस तरीके से अपने को आइगन वेक्टर मिला, और ये आइगन वेक्टर जो मिला दोस्तों, ठीक है। अब आपने कहा कि सर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, वो कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों देखो, एक आइगन वेक्टर जो आपने पता किया है ना, तो और जो बाकी आइगन वेक्टर्स होंगे ना, वो सब इसी के लीनियर कॉम्बिनेशंस की मदद से तैयार हो सकते हैं। तो अब उनको सबको कैसे तैयार किया जाएगा, ध्यान से देखिए वो भी। अगर मान लीजिए के कोई स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर x1 आपने एक आइगन वेक्टर निकाला है लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग, अगर x1 एक आइगन वेक्टर है तो kx भी ए का आइगन वेक्टर होगा। या अपन ऐसा थ्योरम पढ़ चुके हैं ना कि अगर k नॉन जीरो स्केलर है और अगर x ए का कोई आइगन वेक्टर है तो kx भी क्या होगा, ए का आइगन वेक्टर होगा उसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ए के जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए के जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं, लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग वाले जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं, वो सब इससे दिए जा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए के समस्त आइगन वेक्टर्स या ए के अन्य सभी आइगन वेक्टर्स, ए के अन्य सभी आइगन वेक्टर्स इतने से दिए जा सकते हैं। अब इतने से दिए सकते हैं मतलब के और x1 है ना, के x1, अपन उसको x1 बोले ना, तो के x1 बोलो आप इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, -1 1, या आप उसको ऐसे लिख सकते माइनस के। अब यहाँ के की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 1 रखोगे आपको तो -1 1 जो कि मिला हुआ है x1 स्वयं। के की वैल्यू 2 रखोगे तो -2 2 का एक वेक्टर मिलेगा। के की वैल्यू 3 सोचोगे तो -3 3 का आपको एक और आइगन वेक्टर मिलेगा। तो ऐसे करके आप के की वैल्यू अपने मन चाहिए कुछ भी चुनो, नॉन जीरो वैल्यू चुननी है, और ऐसे आपको इन्फिनिटली मैनी आइगन वेक्टर्स आपको मिलते रहेंगे। सीधी सी बात है। तो ये तो आपने काम किया लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग। अब आपको लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही आपको प्रोसेस अपनाना है और एक अन्य आइगन वेक्टर आपको पता करना है दोस्तों, ठीक है। सेम प्रोसेस अपनाना है, सेम सेम एकदम जैसे ए माइनस लैम्डा आई मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे निकाला, ये जो आपने डिटर्मिनेंट जो तैयार किया था उसमें लैम्डा की जगह 1 सोचते गया मैं, ठीक है ना भाई। वैसे आप लैम्डा की जगह 6 सोचते जाइएगा और वैसे ही आप तैयार कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ऑपरेशंस लगाइएगा, एशेलॉन फॉर्म में बदलिएगा, आपको रैंक पता चलेगा। फिर देखिएगा आर और एन में कितने का गैप है, उतने ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। आप उन सॉल्यूशंस को पता कीजिएगा, आपको वेक्टर पता चलेगा, तो वो जो आइगन वेक्टर आएगा वो लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग होगा दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और फिर उसमें भी आप बता सकते हैं, जैसे x, जैसे वो वाले आइगन वेक्टर को आप क्या नाम देंगे, x2 नाम दीजिएगा, x2। तो आप फिर नीचे लिखिएगा कि भाई अपन जो ये x2 जो आइगन वेक्टर निकाले हैं लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप उसके लिए कोई एक दूसरा स्केलर ले लीजिएगा, मान लीजिए k डैश कोई एक स्केलर है, और x2 आपने जो आइगन वेक्टर निकाला है लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग, तो a के अन्य सभी आइगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग अन्य सभी आइगन वेक्टर्स k डैश x2 से दिए जा सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप उसको भी लिख के आप समझा सकते हो, यानी कि जैसे अपन इसको बताया ना वैसे ही आप उसको भी बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करना दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट आया हो, कहीं पर भी ऐसा आपको कुछ ऐसी कोई चीज हो जो आपको न समझ में आ रही हो, तो आप उसको बिंदास आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कार्य आपको आपके लिए होमवर्क है कि लैम्डा इक्वल 6 के करस्पॉन्डिंग आप इसका एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, और इसी तरह से ये जो दूसरा मैट्रिक्स दिया है वो भी 2x2 का ही है, ठीक है। तो जैसे हमने इसके लिए आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, फिर उसके बाद आइगन वेक्टर्स पता किए, वैसे आप इसके लिए भी कीजिएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है दोस्तों।
और अब हम देखने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये 3x3 का है ना भाई, इसलिए इसमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो इसके जैसे बन जाएगा, इसलिए हम आपको इसको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि इसी के जैसे बनेगा, किंतु ये अलग है, इसमें थोड़ा अच्छे से ज्यादा दिमाग लगाना है। तो अब हम इसको बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, कहीं भी कोई आपको अगर डाउट नजर आ रहा है तो बिंदास आप पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज हम बता रहे हैं, देखो, आपने अगर कहा कि सर अपने को फ्री वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से चुनना होता है, मान लो x2 की जगह अगर हम -1 चुन लेते तो क्या होता, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, वो भी सही है। अगर आप x2 की जगह -1 चुन लेते तो x1 का मान +1 आया होता, और ये जो वेक्टर आपको -1 1 मिला है वो 1 -1 मिला होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उस लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा। और यकीन नहीं है तो आप देख लो, आपने जो यहाँ पे kx1 करके लिखा है ना, k है ना भाई, आपने क्या लिखा, kx1 होगा ना, तो जैसे अपन x1 ये लिए हैं -1 1 और k का गुणा कर लें, लो ना, अगर k की जगह मैं -1 चुनता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, -1 का गुणा होगा, क्या आखिर आपको वो वाला आइगन वेक्टर तो मिल ही जाएगा ना, आप देख लो, ठीक है, आखिर वही मिल गया जो आप सोच रहे थे कि सर x2 की जगह अगर -1 रखते तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। हाँ बट आप ये देख लो कि ये वाला आइगन वेक्टर और ये वाला आइगन वेक्टर आप देख लो आपस में किस बात से कनेक्शन में है, किसी न किसी स्केलर के प्रोडक्ट से वो बने हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या मात्र एक होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब जैसे ये वाला आइगन वेक्टर बोलोगे, ये वाला आइगन वेक्टर बोलोगे सर दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है क्या, तो ऐसा नहीं है। आप देख लो k का गुणा करने पर ये तैयार हो गया, तो इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की संख्या मात्र एक होगी, जो कि यहाँ से पता चल चुकी है। बाकी जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना वो उसी से जनरेट होंगे, देखो k का गुणा करके अपन बाकी को जनरेट कर देना, तो वैसा ही है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल इसको घबराना नहीं है, जैसे आप वो सोच रहे थे तो वो भी सही था। अगर आप मान लो x2 की जगह -1 और -1 सोचते तो x1 का मान 1 मिला होता, तो वो वाला आपका अगर एक आइगन वेक्टर होता तो आप फिर इसको आप जनरेट कर सकते थे k की वैल्यू रख के, जो अभी आपको मिला है वो फिर जनरेट हो जाता। फिर मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट होगा और फिर बाकी जो है वो उससे फिर जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं तो उसको जनरेट कर सकते हैं, अगर वो पहले डिराइव होता तो आप बाकियों को जनरेट, मतलब ऐसा है जैसे अपन ये वाला अपने को मिला, ठीक है, तो अपन देखो उसको जनरेट कर दिए, ये वाले को जनरेट कर दिए, ठीक है। अगर आप मान लो वो वाला निकाल लेते, मान लो आपके पास ये वाला पहले आता, ठीक है, तो आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके फिर k की वैल्यू आप -1 रख करके फिर आप उसको जनरेट कर लेते, देखो ये वाला जनरेट हो जाता, ठीक है ना। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट केवल एक होगा, बाकी सब उससे कॉम्बिनेशन के मदद से मिलते जाएंगे, तो इसलिए आप इसको सदा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो जैसे किताब में जैसे 1 -1 वाला लाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो एक आइगन वेक्टर है। अब लो ना, मैं क्या बोलते हैं x2 की जगह कर -1 चुनो, क्योंकि ये फ्री वेरिएबल है, आपको अपनी इच्छा से जो चुनना है वो चुनो, उस हिसाब से फिर ये भी बदलता हुआ मिलेगा, तो क्या दिक्कत है। जरूरी थोड़ी है कि किसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इकलौता आइगन वेक्टर मिले, कई ठोक मिल सकते हैं, सीधी सी बात है ना भाई। तो चलिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। बल्कि आपको तो यहाँ पे जो भी इक्वेशंस का जो यहाँ पे सिस्टम मिलेगा दोस्तों, वो वास्तव में कुछ इस तरह होगा कि उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलने ही चाहिए, तभी तो वो बात बनेगी। ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो जो आइगन वेक्टर है वो तो आपका 0 0 0 0 वाला मिल जाएगा, जबकि डेफिनेशन में क्या है, जो आइगन वेक्टर के नाम से हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है वो क्या है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिसेस होना चाहिए। जो आइगन वेक्टर है वो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होता है। नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे तैयार होता है ना, जब आप ये सब लगाते हैं तो वो सिस्टम हर हाल में उस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे मतलब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी
आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपको कोई आइगन वेक्टर मिलता है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो होंगे स्केलर के साथ गुणा, है ना भाई, वो भी उसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग और भी बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आपको प्रदान करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मान लो किसी किसी आइगन वैल्यू, कोई लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मान लीजिए दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, दो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मान लो आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि उनका जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे k1x1 प्लस k2x2 करके, तो भैया इसकी मदद से तो फिर इन्फिनेटली मैनी आइगन वेक्टर्स भी आपको उसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मिल सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो ऐसा भी मिल सकता है। अगर मान लो आपको किसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग केवल इकलौता आइगन वेक्टर मिल रहा है, किसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग केवल इकलौता इकलौता किस सेंस में बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वाले सेंस में, जैसे यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। अब यहाँ पे k1 k2 की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार जो चुनना है वो चुन करके आप इन्फिनेटली मेनी आइगन वेक्टर्स आप तैयार कर सकते हो इसी आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। अगर मान लो कोई आइगन वैल्यू लैम्डा इस प्रकार है कि उसके करस्पॉन्डिंग केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपके पास अगर तैयार हो रहा है, तो k किसी स्केलर से गुणा करके आप kx तैयार करके k की वैल्यू मनचाही चुन करके आप उसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इन्फिनेटली मैनी आइगन वेक्टर्स आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट लिखेंगे दोस्तों, विकर्ण वाले वालों में लैम्डा माइनस करेंगे, 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा और बराबर 0। अब दोस्तों एक तरीका तो ये है कि आप इस डिटरमिनेंट को पूरा प्रसार करो, इसको ऐसे ऐसे जो भी आप गुणा भाग करते हो ना वो पूरा, तो लंबा तरीका है, बहुत लंबा जाएगा। इससे सरल तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक, एकदम शॉर्टकट ट्रिक क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का 3x3 वाले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट आपने लाया, ये कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट और इज इक्वल टू 0 रखने का मतलब है कि अब ये यहाँ से अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, ये अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बस ये इसको अपने को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट इक्वेशन के रूप में दिख रहा है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, मतलब ये डिटरमिनेंट इक्वेशन हो गया, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में लिखना है। वो पॉलिनोमियल तैयार कैसे करें, उसको मैट्रिक्स ए की मदद से तैयार करेंगे। त्रिघात समीकरण तैयार होगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इंटू लैम्डा प्लस, सॉरी यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा ना, प्लस a11 a22 a2 a33 11 22 33 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये क्या है, तो देखो ट्रेस का मतलब अब तो आप समझते हो कि ट्रेस मतलब मुख्य विकर्ण के, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का सम, 2 और 3 5 और 2 7, तो लैम्डा क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 7, है ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब ये क्या क्या है, तो जो जो पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है उस पोजीशन वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर, जैसे a11 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, सहखंड क्या होगा, तो आप जिस एलिमेंट की बात चल रही है, जैसे a11 की बात चल रही है ना, तो उस एलिमेंट को देखो, उस रो और उस कॉलम को छुपा करके जो बच गया उसको आप बताओ, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 एक कम 2, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, तो इसका वैल्यू है 4। और ये देखो आपको पता है कि जब अपन कोफैक्टर निकालते हैं उस समय इसकी पोजीशन भी बड़ा मायने रखती है, तो 1 और 1 लिखा है, तो -1 का 1 और 1 का योग है 2, तो प्लस, तो ये प्लस में आएगा। आपको पता है कि जब इनका इनका योग विषम होता है तो हमारा आंसर माइनस होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको -1 के पावर में इनकी पोजीशंस को ऐड करके लिखते हैं। पावर में अगर इवन है तो हमारा आंसर जस का तस, यानी कि जो आपने वो माइनर जो सॉल्व किया वही आएगा, और अगर पावर में ऑड आता है तो चिन्ह बदला हुआ अपने को मिलता है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 पोजीशन वाले, मतलब अपने को -1 के पावर में इन दोनों का जो योग मिलेगा वो इवन मिलेगा। तो इसका मतलब आपको घबराना नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर इवन मिल रहा है, इसलिए जो यहाँ पे जिन जिन एलिमेंट्स के यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, वास्तव में उन एलिमेंट्स के लिए जो माइनर्स होंगे, तो वो माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू बराबर है। क्योंकि अब देखो जो पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन वाले एलिमेंट्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू बराबर हो रही है। इसलिए आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर यहाँ पे अगर अपन कोफैक्टर के बजाय अगर माइनस लिखकर सोचेंगे तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप वो ऐसा भी सोच सकते हो। तो जैसे इसका 4 आया है ना, वैसे इसका देखो क्या आता है, तो ये A22, तो A22 कौन है, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 1 1 2, तो 2 1 कम 2, सॉरी 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 3 मतलब 3 दूनी 6 माइनस 2 4 लैम्डा प्लस, अब आपको डिटर्मिनेंट इसका जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, तो जल्दी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 3 दूनी 6 माइनस 2 हो गया 4, ठीक है, माइनस 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तो हो गया 1 प्लस 1, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1, तो 8 में 3 गया तो 5, तो ये 5 आ गया। तो लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर, 4 4 8 3 11, 11 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। दोस्तों ये अभी अपन समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा कि सर समय लगा इसलिए। नहीं, ये तो अभी हम लोग समझ रहे हैं, हमने आपको एक एक चीज को समझाया, कौन सी चीज कैसे आई। जब आप इस सूत्र को याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपसे तुरंत बन जाएगा। और कितना सरल तरीका है देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करने का कितना सरल तरीका है, देखो आप। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म को देखो क्या क्या लिखा है। कांस्टेंट टर्म लिखा है 5, 5 के फैक्टर्स देखो कौन कौन हो सकते हैं, तो 5 के जो गुणनखंड है वो 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 होता है 5 का गुणनखंड। अब इस 1 और 5 को आप लेकर के इसमें ट्राई करो कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलिए 1 रख के पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा जो फैक्टर्स है ना वो आपको प्लस और माइनस दोनों में सोचना है। ठीक है, तो पहले अपन 1 रख के चलो देखते हैं, 1 में ना होता तो -1 में देखते हैं। इस तरीके से अपन अपन उसको देखेंगे कि किस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलो पहले 1 रख के देखते हैं, तो 1 - 7 + 11 + 5, तो 1 और 11 12 हो जाएगा, और -7, अच्छा यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस आएगा ना। इस सूत्र को याद रखने का बड़ा सरल तरीका है। सूत्र देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये माइनस होगा दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा। ये सूत्र बहुत काम की चीज है, शॉर्टकट तरीका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करने का, 3x3 वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों लैम्डा इक्वल 1 रख के देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कैसे। आप 1 रखोगे तो ये 1 होगा, ये -7, ये +11 -5, तो 1 और 11 12, और 7 5 12, तो 12 12 - 12 0 हो रहा है। तो लैम्डा इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैम्डा इक्वल 1 जो है इसका एक रूट है, इसका एक रूट है या एक मूल है। ठीक है, तो बाकी मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक मूल पता चल गया ना। अब उस एक मूल से क्या करो, आप इसका सिंथेटिक डिवीजन करो, यानी कि सांश्लेषिक विभाजन की विधि अपनाइए और अन्य मूलों को पता कीजिए। तो कैसे करेंगे, अब देखो लैम्डा इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एक रूट है, तो इसको आप इस तरीके से लिखो, 1 को लिखो और ऐसे करो, और इस समीकरण के गुणांकों को लिखो, 1 - 7 11 - 5, 1 - 7 11 - 5, इस तरीके से लिखो दोस्तों। अब देखो क्या करना है आपको, ठीक है ना, 1 - 7 11 - 5 अपने गुणांक लिखे, लैम्डा 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको यहाँ लिखे। अब आपको क्या करना है, पहले वाले को जस्ट का तस उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, जो अपने को एक रूट जो इसका मिला है, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है उसको यहाँ लिखना है, और इसके गुणांकों को आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद प्रोसेस आगे कैसे बढ़ाना है, देखो पहले वाली वैल्यू को जस का तस लिख दो, 1 है तो जस का तस 1, फिर आप गुणा करो, 1 × 1 1, फिर दोनों को जोड़ो तो -7 + 1 हो जाएगा 6, फिर इसको गुणा करो, 6 कम 6, फिर 11 6 हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
है ना, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे फिर मेरे को ऑटोमेटिक मिस्टेक समझ में आ गया था, ये 17 हो ही नहीं सकता। तो देखो क्योंकि आगे चल के तो इसको खत्म होना है पूरा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, तो ये -7 और +1 होगा -6। दोस्तों देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब भी सवाल बनाते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो मेरा भी फुल कॉन्सेंट्रेट था, फिर भी गलती हो जाती है। तो -7 + 1 हो गया -6, और -6 एक कम -6, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला एलिमेंट को जस्ट का तस लिखे, फिर इसको गुणा करेंगे तो एक एक कम एक, फिर दोनों जोड़ेंगे तो -6 होगा, फिर -6 एक कम -6, फिर दोनों जोड़ेंगे तो 11 में 6 गया तो नीचे आएगा 5, और फिर 5 एक कम 5, और -5 + 5 खत्म। और ये खत्म होना जरूरी है क्योंकि आप उससे सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हो जो इसका एक ऑलरेडी एक उसका एक रूट है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट वाला 0 आना चाहिए क्योंकि शेष में 0 बच रहा है। अब ये जो चीज बचे ना, ये आपको इसका जो एक गुणनखंड है वो प्रदान करेगा। तो देखो 1 लैम्डा स्क्वायर के साथ 1 -6 लैम्डा और +5, देखो कैसे इसका गुणनखंड तैयार हुआ। 1 इसका गुणांक बन गया, फिर -6 लैम्डा +5, और लैम्डा इक्वल 1 इसका एक रूट है, इसलिए लैम्डा -1 को पलटाओगे इधर, 1 को इधर पलटाओगे तो लैम्डा -1 इस समीकरण का क्या होगा, एक गुणनखंड हो गया। इस समीकरण का नाम 1 दे दो, तो आप बोलोगे समीकरण 1 का क्या है, गुणनखंड है। तो उसका गुणनखंड है मतलब एक फैक्टर ये भी हो गया। तो लैम्डा इक्वल 1 यहाँ से मिला, और इसको तोड़ लो, इसको तोड़ोगे तो आप -6 + 5 है, यानी कि ये भी आपका -1 और -5 में टूट जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 और 5 और 1 6 होता है। तो कुल मिला के लैम्डा की 3 वैल्यू मिल रही है जिसमें 2 वैल्यू सेम सेम है, 1 1 5। इस तरीके से आपको मिली हुई है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप जरूर पूछिएगा, बहुत सिंपल तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। अब चलिए, अब आपको आइगन वैल्यूज मिल गए हैं। अब आइगन वैल्यूज मिलने के पश्चात आप क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से, अब यहाँ पे तो दो सेम सेम आइगन वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। तो 1 1 सेम है, तो अपन लैम्डा इक्वल 1 के लिए आइगन वेक्टर पता करेंगे, और लैम्डा इक्वल 5 के लिए अपन आइगन वेक्टर पता करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और लैम्डा इक्वल 1 के लिए अपन आइगन वेक्टर पता करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं, अब मान लो, ठीक है, अब मान लो लैम्डा इक्वल 1 के संगत या 1 के लिए, ठीक है, या 1 के संगत, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइगन वेक्टर जो है वो आपका मान लो x1 है, x1 x2 x3 करके आप लिखेंगे क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो आपको 3x1 का यहाँ पे आइगन वेक्टर लेना होगा, ठीक है। तो ऐसा ले लिया अपन। अब a माइनस लैम्डा आई जो है इस तरीके से लिखेंगे, और x1 इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब लैम्डा इक्वल 1 के लिए आप ले रहे हो, तो यहाँ से a माइनस लैम्डा आई कैसे तैयार होगा, तो जो आपका ये आप बनाया हो उसमें आप डिटर्मिनेंट है अपने को मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो लैम्डा इक्वल 1 आप सोचिए यहाँ पे, तो 1 2 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 2 1, फिर 1 2 1 हो गया, फिर नीचे भी 1 2 1 हो गया, और ये x1 x2 x3 0 0 0। इसको आप एशेलॉन फॉर्म में बदलिए, यही हमारा नियम है, अपने को एशेलॉन फॉर्म में बदलना है। तो ये इसको एशेलॉन फॉर्म में बदलना बहुत आसान है क्योंकि देखो तीनों रोज सेम है। R2 is changed by R2 minus R1, R3 is changed by R3 minus R1। लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 1, बाकी सब खत्म, x1 x2 x3, और इधर मिला है 0 0 0। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब आप इसका रैंक निकालेंगे तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपने देखो ये जो था यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपके पास था इसी को आपने ये सब ऑपरेशंस लगाए, ठीक है, आपको ये चीज मिली है, ठीक है, और आपने इसका रैंक पता करना है आपको। अब रैंक पता करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखो कितना मिल रहा है। एशेलॉन फॉर्म में बदल देने के बाद ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखा जाता है, और वो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहता है वही आपको उस मैट्रिक्स का रैंक प्रदान करेगा दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर अब आप सब देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सिर्फ एक दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो कितना हुआ दोस्तों, मात्र 1, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे 1 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ नॉन क्वांटिटीज कितनी है, 3 है, तो दोनों का फर्क कितना हो गया, तो n माइनस, मान लो इसका रैंक r अगर आप कह रहे हैं, तो n माइनस r कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट इज 2, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, हमको यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे दोस्तों। अब उन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को किस तरह पता करें, ठीक है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मतलब हमको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे दोस्तों, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे इस लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखा जाता है दोस्तों, कितना आ रहा है अंतर, कितना गैप है, 3 माइनस 1 2, तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको, ठीक है, यानी कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने को आइगन वेक्टर मिलने वाले हैं, फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से शेष अन्य आइगन वेक्टर्स मिलेंगे उस लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब उन आइगन वेक्टर्स को कैसे पता करें दोस्तों, तो बहुत आसान है दोस्तों, मैं ये वाला हिस्सा मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा सिंथेटिक डिवीजन से कैसे अपन ने उसको सिंप्लीफाई किया, बहुत इजी है दोस्तों। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में इसको और अच्छे से समझाया गया, कितना सरल तरीके से अपन ने समझा, और जो बचा हुआ फैक्टर है कैसे पता किए, यही जो है उसके गुणांक बन जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला लैम्डा स्क्वायर से शुरू करना है, सीधी सी बात है, ये कैसे इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन था, त्रिघात वाला था, एक फैक्टर आप इसका अलग कर रहे हो, ठीक है, लैम्डा इक्वल 1, यानी कि एक बार आप एक फैक्टर आपको इसका लैम्डा इक्वल 1 मिल चुका है, तो सीधी सी बात है लैम्डा लैम्डा इक्वल 1 मतलब लैम्डा इक्वल 1 इसका एक रूट है, ठीक है ना। देखो रूट और फैक्टर में मतलब शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ लैम्डा इक्वल 1 इसका एक रूट है, तो लैम्डा, इसको 1 को पलटाओगे तो लैम्डा माइनस 1 होगा, वो इस इक्वेशन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर क्या है, एक घात है, लैम्डा की घात यहाँ पे एक है, तो 3 घात में से अगर एक फैक्टर जो एक घात का है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ फैक्टर उसमें लैम्डा की पावर कितना होगा, यानी कि अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, तो 2 डिग्री वाला फैक्टर मिलेगा, सीधी सी बात है, तभी तो 2 डिग्री और 1 डिग्री जुड़ करके 3 डिग्री वाला होगा, तो इसलिए अब इससे पता चल गया कि ये जो फैक्टर है वो सेकंड डिग्री का होगा, तो ये 1, फिर ये -6, और ये, अब सीधी सी बात है सेकंड डिग्री मतलब 2 पावर 1 पावर फिर कांस्टेंट, तो 5 कांस्टेंट के रूप में लिखा है ऐसा। तो दोस्तों इस तरीके से होता है, बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो यहाँ पे अपन पता करेंगे कि देखो दोस्तों, आप इसको इक्वेशन पता करेंगे, तो इसको आप रो को इस कॉलम से पूरा गुणा करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर तो सिंगल इक्वेशन, मात्र एक इक्वेशन मिला है, जबकि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3 है, x1 x2 x3 3 अननोन क्वांटिटीज, जबकि इक्वेशन सिर्फ एक मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको समझाए थे पिवोट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट। इक्वेशन में जो लीडिंग अननोन है, जो कि x1 है, सबसे शुरू वाला है, वो आपका क्या हो गया, पिवोट वेरिएबल हो गया, और x2 और x3 जो बचे हुए 2 वेरिएबल हैं वो फ्री वेरिएबल हो गए। तो फ्री वेरिएबल मतलब स्वतंत्र, आप उनकी वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख दो, और कुछ भी रखते हैं तो अपन कैसे रखते हैं, जैसे अपने पास 2 ठोक फ्री वेरिएबल मिल गए, 2 ठोक फ्री वेरिएबल x2 और x3, तो एक समय में क्या करो, एक समय में आप एक को चुनकर, एक को 0 चुन करके दूसरे को आप 1 ले लो, ठीक है, फिर अपन उसको 1 लेके उसको 0 लेंगे, ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको दो जो दो हम सॉल्यूशन जो हमको मिलेंगे वो आपस में किस टाइप से होंगे दोस्तों, ठीक है, हमको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने को आइगन वेक्टर मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब अपन किस तरीके से ये काम करेंगे, x2 = 0 रखो और x3 = 1 रख दो, तो क्या मिलेगा, x1 का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको 0 करोगे तो 0, x3 का मान 1 रख के पलटाओगे तो -1 होगा, तो आप लिख सकते हो कि तब x1 का मान -1, तो यहाँ से एक आइगन वेक्टर आपको मिल गया, कौन सा मिला, -1 0 1, ऐसा, ठीक है। अब आप दूसरा चुनाव कीजिए, अब आप क्या कीजिए बताऊं, x2 को 1 रख के x3 को 0 रखिए, चलिए
अब बताओ x1 का मान कितना मिलेगा, तो इसको 0 रख रहे हो, इसको 1 रख रहे हो, तो 2 एक कम 2 उधर जाके -2, फिर -2 मिलेगा। तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे, -2 1 0, इस तरीके से। तो ये दोनों आइगन वेक्टर मिल गए, ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, क्योंकि अपन ने नीचे बोला ना भाई दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रखेगा, यही दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अपने को मिले हैं। ठीक है, यही दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिले हैं उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिले हैं दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों तो प्रश्न ये उठता है कि सर बाकी आइगन वेक्टर्स कैसे पता करेंगे, तो बाकी आइगन वेक्टर्स इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आप इसको बोल रहे हैं, इसको अपन क्या बोले थे शुरुआत में x1 बोले थे ना, तो इसको आप x1 और इसको आप कह दीजिए x1 डैश, नहीं डैश नहीं, आप इसको चलो x2 बोल दीजिए। ठीक है, x2 बोल दीजिए, तो k1x1 प्लस k2x2 करके आप, है ना भाई, आप बाकी आइगन वेक्टर जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से अपने को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करने होते हैं दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे अपन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो अपन तैयार किए हैं, तो आप उसको अच्छे से, आप उसको और अच्छे से समझा सकते हो। जैसे k1 हो गया, ये आपका x1 है, -1 0 1, प्लस k2 हो गया, ये आपका x2 है। ठीक है, इसको k1 को गुणा करोगे तीनों में, k1 को इसमें, k2 को इसमें, फिर आप जब उनको जोड़ोगे तो -k1 -k2। ठीक है, तो आपका ये होगा -k1 -2k2। ठीक है, ये 0 सिर्फ k2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे k1 बचेगा। तो अन्य सभी आइगन वेक्टर्स यहाँ से दिए जा सकते हैं। k1 k2 की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी चुनो, तो बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि दोस्तों लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग हमें दो लीनियरली आइगन वेक्टर्स मिले, और फिर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से अनेक आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। दोस्तों क्या होता अगर अपन यहाँ पे लैम्डा इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग जब आगे बढ़ते अपन, और ये जो एशेलॉन फॉर्म में जो आप चेंज किए हो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो आपको यहाँ पे केवल एक नंबर ऑफ नॉन जीरो दिख रहा है, अगर मान लो दो ठोक अगर आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो दिखती, ठीक है, दो नंबर ऑफ नॉन दो मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की संख्या, यानी कि नॉन अशून्य पंक्तियों की संख्या अगर दो दिखाई देती, जैसे भी आपको 0 0 0 0 0 दिख रहा है, मतलब दो ऐसी पंक्तियां दिख रही है जो पूर्णतः शून्य है, नॉन जीरो रो सिर्फ एक है। परंतु यदि आपको नॉन जीरो रोज दो दिखाई देती, दो रोज अगर नॉन जीरो दिखाई देती, ऐसी स्थिति में इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाता, और n की वैल्यू तो 3 है क्योंकि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3 ही है, तो उन दोनों का डिफरेंस 3 - 2 होता तो 1 होता है। ऐसी स्थिति में केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलता, यानी हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो होता वो केवल एक मिलता। जैसे यहाँ पे अपन दो दो मिले हैं ना, वैसे में फिर एक मिलता अगर इसका रैंक जो 2 मिलता, तो फिर अगर एक आइगन वेक्टर मिलता तो हम k कोई नॉन जीरो स्केलर लेकर के उसको गुणा करके अन्य आइगन वेक्टर उससे दिए जा सकते हैं, ऐसा अपन लिखते हैं, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाकी आइगन वेक्टर जो है वो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा k1 और k2 दोनों एक साथ जीरो नहीं है। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चलो सर एक समय पे जैसे मैं k1 को जीरो लेकर के फिर k2 को नॉन जीरो लेकर तो चलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों को एक साथ जीरो लेंगे तो क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो दोनों खत्म होंगे तो 0 0 0 0, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आइगन वेक्टर सदा क्या होता है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो दोनों k1 और k2 एक साथ दोनों शून्य नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखो, k1 x1 प्लस k2 x2 जो है, मैंने आपको कहा ना कि k1 और k2 दोनों के दोनों, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, इसको याद ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखो
अगर ऐसा होता है तो ये पूरा जीरो वेक्टर बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, है ना भाई। और पूरा जीरो बनेगा तो फिर वो जीरो जो है, जीरो वेक्टर जो है वो तो आइगन वेक्टर नहीं होगा ना। और वैसे भी अगर मान लीजिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेके इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो k1 की वैल्यू और k2 की वैल्यू दोनों जीरो आ जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि x1 और x2 कैसे हैं दोस्तों? कैसे है ये? कैसे है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है कि जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखा जाए तो सारे स्केलर जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो k1 और k2 दोनों के दोनों जीरो सिर्फ तभी होंगे जब आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखोगे। और ये जीरो के बराबर, ये जीरो मैट्रिक्स वाला जीरो है ना, जीरो वेक्टर वाला जीरो है ये कॉलम मैट्रिक्स, तो वो तो आइगन वेक्टर नहीं होगा ना, इसलिए ये आइगन वेक्टर नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि k1 k2 दोनों साथ साथ जीरो नहीं होंगे करके, ठीक है। तो वही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लैम्डा इक्वल जो हमारा अगला जो था दोस्तों, लैम्डा इक्वल क्या आया था? एक आया था आपका 5। तो लैम्डा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग आपको अब आइगन, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। चलिए आपका होमवर्क HW, क्योंकि इतनी डिटेल में चर्चा हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है अब आप उसको आसानी से बना लेंगे। और साथ ही साथ जो चौथा नंबर में जो मैट्रिक्स हमने लिखा था वो भी आपका होमवर्क है, उसको भी आपको बनाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बना लेंगे, क्योंकि जितनी भी विस्तार से जानकारियां आपको देनी थी, जो भी चर्चा आपसे करनी थी वो आप हम बता चुके हैं आपको। आप अब आप बनाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको बनाना है, यानी कि इसमें, और इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। दोस्तों वही आपको जानकारियां बस आपको ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स का रैंक यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर टू रैंक टू मिल रहा है तो वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक होगा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो बस उसी का आपको ध्यान रखना, फिर बन जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आप बनाएंगे और ये भी बनाएंगे दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो। और पीछे इसके पिछले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। और किसी भी डाउट है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।